ज्योग्राफी है, अगर हम इसको डिवाइड करने लगे तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होंगी। पहली तो होगी हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी और दूसरी होगी हमारी इंडियन ज्योग्राफी। दोनों का सिलेबस डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में आज बात करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में हम कल बात करेंगे या फिर उससे आगे बात करेंगे, ठीक है। तो जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इट टॉक्स अबाउट कि वर्ल्ड के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। वर्ल्ड, जैसे कि हम इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया की रिवर्स के बारे में बात करते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम बाहर की रिवर्स के बारे में बात करते हैं, बाहर की माउंटेन रेंजेस के बारे में बात करते हैं, बाहर के पहाड़ों के बारे में बात करते हैं। तो वो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर आपका आ जाता है, ठीक है। क्लियर इतनी चीज? अब देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर ही आपका पहला टॉपिक है जो कि है आपका यूनिवर्स के ऊपर, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि आप लोगों का क्या मानना है कि जो यूनिवर्स है उसका ओरिजिन किस तरह से हुआ है, बताइए। यूनिवर्स जो है उसका ओरिजिन, या फिर मैं यूं कहूं ये अर्थ, हमारी हर चीज, अर्थ हो गया, प्लेनेट हो गए, जितने भी माउंटेन हो गया, लैंड मास हो गया, जो भी है, इन सभी चीजों का ओरिजिन किस तरह से हुआ होगा? एनी आइडिया? नहीं? गैसेस से हुआ होगा? और कोई? देखो, एक थ्योरी है जो कहती है कि जो हमारी पूरी पृथ्वी है, जितने प्लैनेट है, यूनिवर्स है, उन सभी का ओरिजिन एक सिंगल पॉइंट से हुआ है। इतना सही पॉइंट, एग्जैक्टली, ठीक है। दैट मीन्स इस अर्थ के ऊपर जितना कुछ प्रेजेंट है वो सब कुछ, हमारी गैलेक्सी में जो प्रेजेंट है वो सब कुछ, हमारे यूनिवर्स में जो प्रेजेंट है वो सब कुछ, उसका सभी चीजों का ओरिजिन सिंगल एक पॉइंट से हुआ है। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल? नहीं है पॉसिबल, है ना। बट नहीं, ये जो थ्योरी है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है जो कि वर्ल्ड में सभी ज्योग्राफर्स मानते हैं। वो इसीलिए, देखो, जो हमारा ओरिजिन है ना, उससे रिलेटेड दो तरह के कंसेप्ट होते हैं, एक रिलीजियस कंसेप्ट है और दूसरे साइंटिफिक कंसेप्ट है। ये आपका रिलीजियस कंसेप्ट है, ठीक है, सॉरी, साइंटिफिक कंसेप्ट है। रिलीजियस कंसेप्ट के अंदर तो डेट दे दी गई है, ठीक है। एक रिलीजियस कंसेप्ट ये कहता है कि 4004 बीसी में सुबह 9 बजे पूरे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है। ऐसा रिलीजियस कंसेप्ट कहता है, मतलब उन्होंने टाइम तक बता दिया कि भाई 9 बजे हुआ है और इतने साल में हुआ है। और रिलीजियस कंसेप्ट है, बट कोई लॉजिक लॉजिक नहीं है उसके पीछे। साइंटिफिक कंसेप्ट के पीछे लॉजिक है। मैंने आपको बोला ना ये पॉइंट वाली, और आप बोल रहे कि पॉसिबल नहीं है। इट इज पॉसिबल, मैं बताता हूँ कैसे। एक बहुत बड़ा ट्रक है, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हो गया। अब वो ट्रक किसी काम का नहीं रहा, आपने उसको स्क्रैप में बेचना है। स्क्रैप वाले जानते हो ना? हाँ, स्क्रैप वालों को बेचा आपने। अब स्क्रैप वाला उस पूरे ट्रक का तो कुछ नहीं करेगा, वो क्या करेगा उसका? हाँ, पार्ट्स भी बेच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि स्क्रैप वाले क्या करते हैं, उस ट्रक को प्रेशर देते हैं चारों साइड से और उसको एक छोटे से, हाँ, डब्बे में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट मीन्स साइज ऑफ दिस रूम, इस रूम के साइज का जो ट्रक है वो कन्वर्ट हो जाएगा और इस चेयर के साइज में आ जाएगा। अब वो इसलिए हुआ क्योंकि जो स्क्रैप वाला है उसको रिक्वायरमेंट है इतनी सी, क्योंकि अंदर उसके लोहा लोहा ही है, ज्यादा एरिया कवर करके क्या करेगा, छोटे से एरिया में कन्वर्ट कर दिया और वहां पे उसे बना दिया। दैट मीन्स वो जो ट्रक था उसको इनफ प्रेशर चारों तरफ से दिया गया और वो कन्वर्ट हो गया एक चेयर के साइज के उसमें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पूरे यूनिवर्स जो है उसको अगर इनफ प्रेशर दिया जाए तो वो एक छोटी सी बॉल में भी कन्वर्ट हो सकता है। हो सकता है? आप लग रहा है कि पॉसिबल है ये? डेफिनेटली पॉसिबल है। और इसके पीछे एक और लॉजिक ये भी है कि जो हमारा यूनिवर्स है ना वो कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड होता रहता है। एक्सपेंड इन द सेंस कि हमारी जो गैलेक्सी है उसके नियर बाय जो दूसरी गैलेक्सी है वो एक दूसरे से दूर जाती रहती है, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें आपके दिमाग में आ रही है ना, बस अब शुरुआत करेंगे। देखिए, एक थ्योरी है जिसका नाम है बिग बैंग। ये थ्योरी ये कहती है कि जो पूरा यूनिवर्स था वो लगभग 13.8 बिलियन ईयर एगो एक छोटी सी बॉल के रूप में था। ये छोटी सी बॉल, ठीक है। 13.8 बिलियन ईयर एगो इस बॉल के अंदर एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन मतलब एक बैंग होता है, ब्लास्ट होता है, और इस बॉल से बहुत सारा मटेरियल जो है वो बाहर निकलना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब जो मटेरियल बाहर निकलना स्टार्ट होता है, पहले ये बहुत ज्यादा गर्म थी और इसकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा थी बॉल की। लेकिन जब एक्सपेंशन होता है, फटती है, तो बाहर की तरफ सारा मटेरियल निकलना स्टार्ट होता है।
और जब वो मटेरियल बाहर निकलता है तो धीरे धीरे करके वो ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद क्या होता है, वो चीजें धीरे धीरे करके सॉलिड बनती है। ठीक है, आप लोगों को अभी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं लिखवा नहीं रहा हूँ। ठीक है, मतलब आप सुनो, कहानी की तरह सुनो, जब लिखवाने का टाइम आएगा तो मैं बताऊंगा क्या क्या लिखना है। ठीक है, तो वो बैंग होता है, और उसके बाद जो वो टाइनी सी बॉल थी, उसके अंदर जो गैसेस थी, मटेरियल था, वो एक्सपेंड होता है, और एक्सपेंड होने के बाद वो धीरे धीरे करके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और उसके बाद आपकी जो बाकी की चीजें हैं, क्या, गैलेक्सीज, प्लैनेट, स्टार, इन सब चीजों की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब मैंने ये आपको बात बतानी ही इसीलिए शुरू की थी, ताकि आप इस चीज से रिलेट कर पाओ कि ये जो टाइनी सी बॉल है, इससे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, वो कैसे, कि ये वो पॉइंट था, इससे एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, एक्सप्लोजन होने के बाद जो है, यहाँ पे छोटी छोटी सी स्टार्स, गैलेक्सी, उन सब चीजों की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब इस थ्योरी को सपोर्ट ये पता है कैसे करती है, ये जो चीज है ना, मान लो ये एक गैलेक्सी है, गैलेक्सी समझते हैं आप लोग? नहीं समझते कोई बात नहीं, अभी समझेंगे। ये एक गैलेक्सी है, उसके साथ दूसरी गैलेक्सी है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आज इतना है, कल को इतना हुआ, परसों को इतना हुआ। अब फ्यूचर में कितना होगा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम मेजर कर सकते हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है। अब इस चीज को पास्ट में लेके जाओ, मान लो आज हम यहाँ पर है, इसको पास करेंगे यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ करेंगे यहाँ पे आएगा, उसके बाद और पीछे जाएंगे तो यहाँ आएगा, फिर और पीछे करेंगे तो एक दूसरे में मिल जाएगा, और एक टाइम पे एक जगह बन जाएगा। थ्योरी को सपोर्ट होगी कि अगर आज के टाइम पे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, मतलब पुराने टाइम पे कम भी रहा होगा, तो धीरे धीरे कम करते 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 रहेंगे तो एक जगह पे आके मिल जाएगा। तो जो हमारी थ्योरी थी, बिग बैंग जो कह रही थी कि एक पॉइंट से ओरिजिन हुआ है, उसको सपोर्ट मिल रही है। हाँ, और ये फैक्चुअल है, ये साइंटिफिक रीजन है कि ऐसा हो रहा है एक्चुअली में। ठीक है, अब दूसरी चीज ये, हमारा यूनिवर्स का साइज कितना है, कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा होगा। देखो, जैसे आप इस क्लास के अंदर बैठे हो ना, 36 सेक्टर है, आप यहाँ पे बैठे हुए क्लास के अंदर, इस क्लास के बाहर निकलोगे 36 सेक्टर आएगा, उसके बाद चंडीगढ़ आएगा, चंडीगढ़ के बाद पंजाब आएगा, पंजाब हरियाणा या कुछ भी। ठीक है, उसके बाद आपका नॉर्थ इंडिया आएगा, फिर इंडिया आएगा, फिर एशिया आएगा, फिर अर्थ आएगा। इतना तो क्लियर है ना? इस तरह से चीजें बढ़ रही है। अर्थ आने के बाद आपका एक सोलर सिस्टम आएगा। सोलर सिस्टम मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसके सेंटर में एक स्टार होता है। स्टार हमें जो रात को नजर आते हैं ना, स्टार्स बहुत सारे, वो स्टार्स होते हैं सेंटर में, और उसके अराउंड बहुत सारे प्लैनेट जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ये आपका एक स्टार है, इसके अराउंड बहुत सारे प्लैनेट जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ये स्टार कौन सा है, किस स्टार की बात कर रहा हूँ मैं? यस, ये सन है, सन के अराउंड बहुत सारे प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये एक सिस्टम बना, इसको बोलते हैं सोलर सिस्टम। ठीक है, तो हमारे अर्थ के बाहर ये सोलर सिस्टम आएगा। ठीक है, ऐसे बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम होते हैं। ठीक है, बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम होते हैं ऐसे, जो हमें रात को नजर आते हैं तारे, वो सारे सिस्टम ही हैं, बट डिफरेंस इतना है कि वो बहुत ज्यादा दूर है हमारे से, तो हमें पता नहीं होता कि उनके अराउंड प्लैनेट्स है भी है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो अगर मैं साइज की बात करूं ना, तो हमारे सन का जो साइज है वो मिडल है, मिडल साइज स्टार है। दैट मीन्स पूरे यूनिवर्स में जितने भी स्टार्स होंगे, ऐसा नहीं है कि वो सबसे बड़ा है, ऐसा भी नहीं है कि सबसे छोटा है, मिडिल साइज स्टार है। ठीक है, और हमारे बहुत नजदीक है। फिर भी हमें कितना ही बड़ा नजर आता है, ऐसा तो यानी कि पूरा आसमान ही कवर कर लिया, छोटा सा गोला ही नजर आता है। तो ये जो दूसरे स्टार्स हैं, ये तो हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा दूर हैं, जो रात को नजर आते हैं, इसलिए आपको छोटे छोटे नजर आते हैं। कोई भी चीज डिस्टेंस पे होगी तो छोटी नजर आएगी, नजदीक होगी तो बड़ी नजर आएगी। तो वो स्टार्स बहुत ज्यादा दूर है, और वो सभी स्टार्स के आसपास प्लेनेट होंगे, है ना? अगर हमारे सन के आसपास प्लैनेट्स हैं तो उनके भी तो हो सकते हैं, तो उनके आसपास प्लैनेट्स होंगे। रात के टाइम पे कितने स्टार्स नजर आते हैं? बहुत सारे नजर आते हैं। दैट मीन्स वो सारे स्टार्स हैं, और उन सभी स्टारों के आसपास, स्टार्स के आसपास आपके प्लैनेट्स होंगे। ठीक है, तो ऐसे बिलियंस ऑफ स्टार्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये बिलियंस ऑफ स्टार जिस जगह पर है, मतलब एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, जैसे आपका ये प्लैनेट्स और सन ने मिलकर एक सोलर सिस्टम बनाया ना, तो ऐसे बिलियंस ऑफ स्टार मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जिसको बोलते हैं मिल्की वे, सॉरी, गैलेक्सी, गैलेक्सी बोलते हैं उसे। ठीक है, और हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे। अब समझ में आया? बहुत सारे शहर मिलके एक देश बना रहे हैं, नहीं, शहर मिलके आपके एक स्टेट बना रहे हैं, स्टेट मिलके कंट्री बना रहे हैं, कंट्री मिलके एक कॉन्टिनेंट बना रहे हैं,
और बहुत सारे कॉन्टिनेंट मिलके एक प्लेनेट बना रहे हैं, बहुत सारे प्लेनेट मिलके एक सोलर सिस्टम बना रहे हैं, बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलके एक गैलेक्सी बना रहे हैं। यहां तक क्लियर है चीज? अब इससे इससे ऊपर एक और चीज आएगी, वो ये मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलती हैं आपस में, मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलेंगी आपस में, फिर वो बनाएंगे क्या, एक ग्रुप ऑफ क्लस्टर। एक ग्रुप ऑफ क्लस्टर बनता है, दैट मीन्स वो ग्रुप ऑफ क्लस्टर के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज होंगी, एक ग्रुप ऑफ क्लस्टर के अंदर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होंगी। ठीक है, अब इससे आगे कुछ हो सकता है? हाँ, इससे आगे भी होता है, मिलियंस ऑफ ग्रुप ऑफ क्लस्टर मिलके एक यूनिवर्स की फॉर्मेशन करते हैं, आपका एक यूनिवर्स बनेगा। इससे आगे कुछ हो सकता है? हाँ, इससे आगे भी हो सकता है, मिलियंस ऑफ यूनिवर्स, मल्टी यूनिवर्स सुना है ना बेटा? इसका मतलब ये है कि इस यूनिवर्स के अंदर सिर्फ एक हमारा यूनिवर्स नहीं है, इस यूनिवर्स के अंदर मतलब इस पूरे सिस्टम के अंदर, अब उसको टर्म भी क्या रिप्रेजेंट करेंगे मुझे नहीं पता, बट उस पूरे सिस्टम के अंदर ऐसे मिलियंस ऑफ यूनिवर्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी। एक यूनिवर्स हमें पक्का पता है क्योंकि हमारे वाला है, बट इसके अलावा बहुत सारे यूनिवर्स, मल्टी यूनिवर्स हो सकते हैं और वो मिलियंस में ही होंगे, मिलियंस बिलियंस में होंगे। ऐसा हो सकता है? हो सकता है? हो तो कुछ भी सकता है। तो ये यूनिवर्स है, इसका एक्सपेंशन इतना बड़ा है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, हमारे प्लैनेट सारे रिवॉल्व करते हैं ना सन के अराउंड, सन स्टेशनरी है और इज इट मूविंग? मूविंग है, ठीक है। कहाँ मूव कर रहा है सन? बहुत तगड़ा सिस्टम है, आप तो धीरे धीरे जानोगे ना, इस टॉपिक को हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस टॉपिक में अगर आप जाना शुरू करोगे तो आप ज्योग्राफी शुरू होने से पहले पागल हो जाओगे, क्योंकि इतना डीपली अगर आप जाने की कोशिश करोगे, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, सब्जेक्ट कभी खत्म नहीं होता, टॉपिक कभी खत्म नहीं होता, आप जितना अंदर घुसना चाहो जा सकते हो। पीएचडी एक सिंपल टॉपिक के ऊपर होती है, पता है ना आपको, कितनी कितनी थीसिस लिखी जाती है। हाँ, तो टॉपिक कोई छोटा नहीं होता, जितना अंदर जाओगे उतना बड़ा होता रहेगा। तो देखो ऐसा है सिस्टम, भगवान ने कुछ ऐसा बनाया है, इंसान एक दूसरे के आसपास घूमते रहते हैं ना, आप लोग भी कोई ना कोई घर परिवार में या कोई ऐसा होगा जो आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रिय होगा, तो आप चाहोगे कि आप उनके आसपास ही रहो, है ना? मम्मी पापा भी हो गए, उनको भी कंसीडर करो, है ना? रिश्तेदार हो गए, रिश्तेदार तो नहीं होंगे खैर, है ना, ये तो गलत हो गया। तो जो भी है, आप लोगों के आसपास रहने की कोशिश करोगे और आपको ऐसा लगता भी होगा कि कोई इंसान ऐसा है जो आपको अपने हिसाब से चला सकता है ना? मतलब कोई बहुत सारे एक्शंस हमारे ऐसे होते हैं जो दूसरों के द्वारा कंट्रोल होते हैं, दूसरे जो लोग हैं उसे कंट्रोल करते हैं, ऐसा होता है। हम लोगों को अपने बारे में काफी कम नॉलेज होती है, किसी दूसरे को हमारे बारे में ज्यादा पता होता है कि ये किस चीज पे कैसे रिएक्ट करेगा, तो वो उसके हिसाब से आपको इन्फ्लुएंस कर लेता है। और इसमें माँ बाप भी आते हैं, उनको पता होता है हमारे बच्चे क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, तो वो सब होता है। खैर, मेरा पॉइंट यहाँ पे ये था कि हम और लोगों के हिसाब से इन्फ्लुएंस होते हैं और लोग हमें अपने हिसाब से, हमारे जो रिएक्शंस हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब हमारा हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है कंप्लीटली। सेम उसी तरह से क्या होता है, हमारे जो प्लैनेट्स है, हमारा जो सिस्टम है, हमारा पूरी यूनिवर्स है, वो एक दूसरे के वजह से कंट्रोल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा मून है ना, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, हमारा चांद जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। अब चांद की अपनी मर्जी नहीं है, वो नहीं चाहता कि वो इस तरह गोल गोल घूमता रहे, बस अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो उसे मजबूर करती है कि वो गोल गोल उसके आसपास घूमता रहे। और जो अर्थ है हमारी, उसकी अगर बात करें, वो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। रिवॉल्व जो टर्म है, इट रिप्रेजेंट कि कोई चीज इस तरह से घूम रही है, ये रिवॉल्व हो गया। ठीक है, तो अर्थ हमारी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, और जो हमारा सन है ना, वो किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा? वो हमारी गैलेक्सी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, हमारी गैलेक्सी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, मतलब गैलेक्सी है। जनरली जो गैलेक्सी की शेप होती है ना, वो इस शेप में होती है। ठीक है,
ये शेप होती है जनरली। तो ये सेंटर ऑफ द गैलेक्सी ये वाला पार्ट हो जाएगा ना, कंसीडर करें हम इसे। यहां कहीं पे मान लो आपका सन है, वो इस गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। और आप इस बात से आइडिया लगाइए कि जब से सन का ओरिजिन हुआ है ना, तब से लेके आज तक सन ने सिर्फ 2 ही चक्कर काटे हैं इस गैलेक्सी के अराउंड, 2 ही पूरे हुए हैं। इतने बड़े साइज जो है वो गैलेक्सी का है। अब गैलेक्सी रुक जाएगी यहाँ पे? नहीं, गैलेक्सी भी नहीं रुक रही है। गैलेक्सी खुद क्या कर रही है? यूनिवर्स के सेंटर के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। और हमें नहीं पता कि यूनिवर्स किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। मैंने आपको जो सन का एग्जांपल दिया वो इसीलिए दिया ताकि आप ये समझ पाओ कि जो एरिया है वो कितना बड़ा है। हम कितनी बड़ी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि कितनी बड़ी चीज है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। बहुत सारे डिस्टेंस पे स्टार्स हैं हमारे सोलर सिस्टम, हमारे गैलेक्सी के अंदर। लाइट जो है ना उसकी स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, है ना। तो कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं हमारे गैलेक्सी या यूनिवर्स के अंदर, जहां से जब उनकी फॉर्मेशन हुई थी ना स्टार्स की, तब से लाइट वहां से ट्रेवल कर रही है, मतलब वहां से चली भी है। और लाइट की स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। दैट मीन्स बहुत ज्यादा स्पीड है, फास्टेस्ट है। वहां से वो लाइट चली हुई है स्टार से, लेकिन आज तक हमारी अर्थ के ऊपर नहीं पहुंची है। ऐसे भी बहुत सारे स्टार्स हैं। मतलब इस टाइम जैसे मैं बोल रहा हूँ इतने सेकंड के अंदर भी वो 6-7 कितना होगा, 10-15 लाख किलोमीटर जो लाइट ट्रेवल कर रही होगी। और लाख किलोमीटर की बात हो रही है, कितनी ज्यादा स्पीड होगी उसकी, बट आज तक नहीं पहुंची है। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो मान लीजिए जैसे कि ये ट्यूबलाइट है और ये बोर्ड है। साइंस में पढ़ा है ना आपने, ऑप्टिक्स वाला चैप्टर होता है जो, कि लाइट जो है वो ट्रेवल करती है। मतलब लाइट यहाँ से निकली, किसी चीज पे पड़ेगी और उसके बाद आपकी आंखों में आएगी, तभी आपको वो चीज नजर आ रही है। वॉल होगी, कोई भी चीज होगी। हाँ। अब अगर सोर्स ऑफ द लाइट जो है उसको मैं दूर ले जाऊं, इस व्हाइट बोर्ड को दूर ले जाऊं डिस्टेंस पे एक दूसरे से, और इतने ज्यादा डिस्टेंस पे ले जाऊं, अभी तो यहाँ पे आपने स्विच ऑन किया, लाइट आई, सेकंड का भी टाइम नहीं लगता। बट मैं इतने डिस्टेंस पे ले जाऊं कि इन दोनों के बीच में वहां से निकले लाइट यहाँ पड़े और आपकी आंखों तक पहुंचे, उसमें 5 मिनट का वक्त लग जाए। ऐसा हो सकता है ना। बट मैं क्या करूंगा ना, मैंने ना यहाँ से लाइट ऑन की, ठीक है, लाइट वहां से ट्रेवल की, इस व्हाइट बोर्ड पे पहुंची, और यहाँ से वो ट्रेवल करना शुरू कर दिया आपकी तरफ। अब 5 मिनट का टाइम लगेगा। इन बिटवीन क्या किया मैंने, ये जो व्हाइट बोर्ड है ना, ये हटा दिया, उस जगह पे रखा ही नहीं, वहां से हटा दिया। बट लाइट तो इससे टकरा के निकली हुई है, वो आपकी आंखों तक पहुंचेगी और आपको व्हाइट बोर्ड नजर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बट एक्चुअली में व्हाइट बोर्ड तो वहां पे है ही नहीं है। समझ आया कि नहीं है? नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ये कुछ ऐसा होगा, अगर आपको नहीं समझ आ रहा था फिर ऑनलाइन वालों को, अब नहीं समझ आ रहा है कुछ? सोगी। ये बात कुछ इस तरह से हो रही है, एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे आपका सोर्स ऑफ द लाइट है, ठीक है, और यहाँ पर आपका कहीं कोई ऑब्जेक्ट है, एंड दिस इज योर प्लेनेट। ठीक है, मान लीजिए इसे स्टार, इसे आप स्टार मान लीजिए, और यहाँ पे कुछ भी प्लेनेट मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से लाइट निकली, इस चीज पे टकराई, लाइट तो हर डायरेक्शन में निकलेगी, इस चीज पे टकराई। बट यहाँ से टकराने के बाद वो क्या करी, हमारे प्लेनेट की तरफ को मूव कर रही है। बट ये जो डिस्टेंस है ना, ये इतना ज्यादा है कि इसमें आपका 1000, 2000, 3000 साल लग गए। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ना कि कुछ चीजें इतने ज्यादा डिस्टेंस पे है कि आज तक लाइट नहीं पहुंची। बट यहाँ तो हम फिर भी कम लेके चल रहे हैं कि 1000, 2000 साल मान लो। अब 1000, 2000 साल लगेंगे इस लाइट को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए। इन बिटवीन क्या है, ये आपका जो ऑब्जेक्ट था यहाँ से गायब हो गया, गायब हो गया, फट गया, स्टार का एक्सप्लोजन भी होता है, मान लीजिए उस तरह से कुछ हो गया या कुछ भी हो गया, तो ये यहाँ से गायब हो गया। अब उसके बाद जो लाइट यहाँ पर है, आप लोग यहाँ पर हो अर्थ पे, तो आपको तो जब लाइट ये आंखों में पड़ेगी या आपके टेलीस्कोप में आएगी, आप देखोगे, तो आपको तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे नजर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि लाइट तो यहीं से टकरा के निकली है, बेसिक साइंस है। बट एक्चुअली में ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं है ना। हाँ। तो आप वो चीज देख रहे हो एक्चुअली में जो वहां पर है ही नहीं है।
तो जितने आप स्टार्स देखते हो रात को, आपको जो नजर आते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली में वहां पे स्टार्स हैं। हो सकता है किसी टाइम पे रहे हो वहां पे, बट आज के टाइम पे वो नहीं है। पॉइंट इज कि बहुत सारी चीजें यूनिवर्स में ऐसी भी है जो इतने ज्यादा डिस्टेंस पे है कि हमें नजर आती है कई सालों बाद, हजारों लाखों करोड़ों सालों बाद, बट एक्चुअली में वहां पे वो चीज है कि नहीं है हमें नहीं पता। और आप मानेंगे नहीं, जो हमारा यूनिवर्स है ना, उसका हमें सिर्फ 3 to 4% जो है वो पता है। बाकी उसके अलावा का जो 96% है, हमें उसकी नॉलेज भी नहीं है कि यूनिवर्स में एक्चुअली में है क्या। ठीक है। ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के ऊपर एक और चीज भी है। जैसे कि कई बार क्या होता है, आप लोग जब नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कुछ भी कर रहे होते हो, कई बार आपको ऐसा होता है कि ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में पहले हो चुकी है। होता है ना ऐसा? क्यों होता है? रीजन भी बताइए। हाँ जी। हाँ। रीजन नहीं पता? आपको उसमें यकीन है, भगवान में है? आप उसका रीजन बताइए। देखो, कोई किसी भी चीज में बिलीव करने का कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। अगर आप कहो कि भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं आज तक, फिर तो भगवान में यकीन करके फायदा भी क्या है? बट हाँ, मैं आपको यकीन दिलवा सकता हूँ। पर आप लोग बताइए पहले कि क्यों है आपको भगवान में यकीन, क्या वजह है? नहीं नहीं, मेरा बताने का फायदा तभी है जब आप बताओगे उसके बाद। अगर मैं ही सिर्फ दिमाग लगाऊंगा, आप नहीं लगाओगे, तो फायदा नहीं होएगा। सुकृति, बताओ। उसकी वजह से। नथिंग स्पेशल। आप बताओ। हाँ, वही वही जानने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी के पास एक्सपीरियंस है कोई। वो हो जाती है। बट हमें क्या गारंटी है कि भगवान ने की है? क्या पता वो वैसे भी हो ही जानी थी। ऐसा भी हो सकता है। देखो, हाँ, छोटी छोटी चीजें बहुत सारी है। सही बोला इन्होंने कि कोई चीजें ऐसे होती है, जब हम कुछ मांगते हैं और वो हो जाती है तो हमें लगता है कि हाँ भगवान है। बट बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो हम मानते हैं भगवान से, वो नहीं होती। उस केस में ऐसा तो हम नहीं फील करते कि भगवान नहीं है। हमें लगता है भगवान बिजी होगा शायद, जो भी है ना। खैर, बात ये है कि जो यूनिवर्स का जो ओरिजिन है ना, उस टाइम पे मैंने मल्टी यूनिवर्स की बात की कि मल्टी यूनिवर्स है, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। बट हम प्रूव नहीं कर सकते। बट चलो, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मान लेते हैं। अगर यूनिवर्स का ओरिजिन सेम है, मान लीजिए दो बच्चे पैदा हुए, दोनों जुड़वा है। ठीक है। दोनों जुड़वा है तो सेम एज रही होगी उनकी। ठीक है। और दोनों जुड़वा है तो उनके बीच में बायोलॉजिकल कलेक्शन भी होगा, है ना? तो अगर यूनिवर्स है, अगर वो उसकी ओरिजिन है एक टाइम पे हुई, और उसमें मल्टी यूनिवर्स जो है वो पैदा हुए, तो मल्टी यूनिवर्स के अंदर मल्टी स्टार्स होंगे, मल्टी गैलेक्सीज होंगी, मल्टी स्टार होंगे, मल्टी स्टार के अराउंड मल्टी प्लैनेट्स होंगे। तो अगर ओरिजिन सेम है तो जुड़वा पैदा हुए ना, तो उनका सब कुछ सेम ही नजर आता है ना देखने में, है ना? तो अगर हमारी एक अर्थ है जो प्रेजेंट है यहाँ पे, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, इट माइट बी पॉसिबल कि वैसे ही सेम गैलेक्सी दूसरे यूनिवर्स में भी हो और वहां पे भी अर्थ हो। और अगर अर्थ सेम है, ओरिजिन ही सेम हो गया, तब तो सारी चीजें ही सेम हो गई आगे की। ओरिजिन सेम हो गया, उसी तरह से फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होगी, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनेंगे, फिर मल्टी सेलुलर होंगे, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए ह्यूमंस में कन्वर्ट हो गए, सेम चीजें चलती रहेंगी वहां पर भी यहाँ पर भी। पॉसिबल है। बट डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? डिफरेंस ये आ जाता है कि माइट बी पॉसिबल कि जो वो यूनिवर्स है उसका ओरिजिन जो है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमारे से पहले हुआ हो, या कुछ सेकंड पहले हुआ हो। अगर बच्चे भी पैदा होंगे तो उनमें भी टाइम का डिफरेंस हो सकता है ना? तो अगर वो पहले पैदा होगा तो वहां के लोगों को वो चीज एक्सपीरियंस पहले होगी, बजाय हमारे। जैसे आप बैठे हो ना, आप लोग बैठे हो, वैसे ही वहां पे भी क्लास चल रही होगी, वहां पे भी बच्चे होंगे, वहां पे भी सोच रहे होंगे। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है किताबों में, कहीं कल को जाके आप मेंस में लिखो कि सर ने बताया था ऐसा। ऐसा है नहीं, बट ये पॉसिबिलिटी है एक। यूनिवर्स के अंदर, मतलब ये जो टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती है। और ज्योग्राफी के अंदर आपको एक बात बताता हूँ, खास बात, कहीं से भी आप देखिएगा, ज्योग्राफी के अंदर कुछ भी बहुत ज्यादा पक्का पक्का सा नहीं है। कह दें कि भाई इस वजह से मानसून आती है, 4 5 थ्योरी मैंने आपको करा दी,
हो सकता है अगले दिन कोई नई डिस्कवरी हो जाए, हमें पता लगे कि नहीं ये सारी थ्योरीज नहीं है एप्लीकेबल है, कोई और ही है। तो पक्का पक्का कुछ नहीं है, क्योंकि ये नेचर है, नेचर अनप्रिडिक्टेबल है, उसे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से हो सकता है कि आपको कोई चीज जो है वो ऐसे लगती हो कि भाई ऐसा पहले हो चुका है और हमारे साथ हो रहा है। दूसरा रीजन मैं आपको बताता हूँ, जो बात कर रहे थे रिलीजन के ऊपर कि क्यों हमें मानना चाहिए या नहीं कि भगवान है या नहीं है। देखिए ऐसा है ना कि जो मून है ना वो सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है उसकी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, बट कभी अर्थ के ऊपर आके बजता नहीं है, इस तरह से कभी नहीं बजा। अगर बात करें अर्थ की तो वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, बट कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो अर्थ जो है वो सन में जाके बजी हो। क्यों? क्योंकि जो सिस्टम क्रिएट है ना सोलर सिस्टम का, इसमें कुछ इस तरह से सिस्टम क्रिएट किया गया है बाय द क्रिएटर कि हर चीज अपनी जगह पे बड़ी स्पेसिफिकली अरेंज्ड है। अर्थ की जो सन की जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसको अगर हम फ्रैक्शन भी इंक्रीज कर देंगे, इवन अ फ्रैक्शन, तो जो हमारी अर्थ है वो यूं जाके गिरेगी सन के पास। अभी यूं घूम रही है फिर यूं जाके गिरेगी। अगर उसी ग्रेविटेशन फोर्स को फ्रैक्शन भी कम कर दें तो वो बहुत दूर जाके गिरेगी। बट ये ग्रेविटेशन फोर्स एग्जैक्टली उतनी ही है जितने रिक्वायर्ड है कि वो बस यूं घूमती रहे। ऐसा कैसे पॉसिबल है? अब आया जवाब ना, ऐसा इसीलिए पॉसिबल है, दैट मीन्स देयर इज समवन जिसने ये बनाया है ना, और उसने क्रिएटर ने ये सारी चीजें बनाई हैं सिस्टमेटिकली, ताकि ये सारी चीजें इस तरह से काम करती रहे। तो ये एक रीजन हो सकता है यकीन करने का। और वैसे भी एनॉर्मस, मैंने आपको साइज बताया, यूनिवर्स का इतना बड़ा साइज है, तो उसमें सारी चीजें जो इजीली अरेंज, आपको पता है यूनिवर्स में बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी है, बहुत बड़े बड़े प्लेनेट भी हैं, एस्ट्रॉइड्स भी है। एस्ट्रॉइड पत्थर होते हैं बड़े बड़े साइज के, मतलब 1000 ऑफ किलोमीटर्स, इतने बड़े साइज के पत्थर। कभी वो एक आधा अर्थ पे आके गिर गया तो हम खत्म है, पूरी जनरेशन पूरी अर्थ खत्म है। और ऐसा हुआ भी था। जोरासिक पार्क वाली देखी थी ना हमने, मूवी देखी है किसी ने? हाँ। जो डायनासोर्स है उनके जो खात्मा है उसको इसी चीज से रिलेट किया जाता है कि शायद यहाँ पे आके कोई मेटेओर गिरा होगा। मेटेओर होता है बाहर, यूनिवर्स में बहुत सारे पत्थर होते हैं, कई बार क्या होता है वो अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स में अंदर आ जाते हैं, और जब वो अंदर आते हैं तो उनमें आग लग जाती है, क्योंकि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ सरफेस पे नहीं, बट जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर ज्यादा है, 100 ऑफ 200 300 ऐसे, तो उनमें आग लग जाती है और वो जलते हुए नीचे गिरते हैं। और इस वजह से कहा जाता है कि डायनासोर का खात्मा हुआ था। जब वो जमीन पे आके गिरा था उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया था सरफेस का, और उस टेम्परेचर में वो सर्वाइव नहीं कर पाए थे। ठीक है। रात के टाइम पे आपको जो शूटिंग स्टार नजर आते हैं ना, जिसको देखकर आप विश मांगते हो, वो शूटिंग स्टार नहीं है। किस दिन सिर पे गिरेगा तो पता लगेगा कि ये पत्थर है, वो जो यूनिवर्स के अंदर है, वो भी आग लगा हुआ, जिसमें आग लगी हुई होती है, वो अर्थ के इसमें आते हैं। बट कमाल का सिस्टम आपका ये है ना अर्थ का, जैसे ही वो मेटेओर्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं ना, अब देखो कितना कमाल का सिस्टम ये है। आप यहाँ सरफेस पे बैठे हो, टेम्परेचर कितना होगा? 25 30, ज्यादा से ज्यादा 50 55 मैक्सिमम चला जाएगा। जल के तो नहीं मरोगे अनलेस और अनटिल आप आग लगाओ ना। तो बाहर की जो लेयर्स है ना, जैसे जमीन से ऊपर ऊपर उठना स्टार्ट करोगे, वहां पे 25 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं है, वहां पे 200 300 400 तक चला जाता है। उन लेयर्स में आप सर्वाइव नहीं कर सकते, कोई भी नहीं सर्वाइव कर सकता। अब वो लेयर वहां पे क्यों है? ताकि वहां से मेट्योर आए, और जब वो अर्थ के अंदर आए, अंदर अर्थ के एटमोस्फेयर में एंटर करे, तो उसमें आग लग जाए। पत्थर में आग लगेगी, जो मर्जी है, उसका साइज धीरे धीरे करके डिक्रीज होएगा, क्योंकि बड़ी स्पीड से अंदर आ रहा है। आग लगेगी, धीरे धीरे करके मेल्ट करेगा, और जो उसका पत्थर होगा वो एशिज में कन्वर्ट होगा धीरे धीरे करके। तो बड़े साइज का भी आएगा तो वो भी जलता रहेगा जलता रहेगा जलता रहेगा, और इन बिटवीन उसका साइज जो है छोटा छोटा होता रहेगा, फिर आके वो अर्थ पे गिरेगा, अगर बच जाता है तो। नॉर्मल केसेस में बचता नहीं है, क्योंकि आपने शूटिंग स्टार देखे होंगे, तो आपको थोड़ा सा नजर आता है उसके बाद गायब हो जाता है, क्योंकि वो जल के बर्न होकर खत्म हो जाते हैं। ये अर्थ का सिस्टम बना हुआ है, जिसमें बाहर से कोई भी अंदर नहीं आ सकता इजीली। आप बताओ, लगता है कि कोई क्रिएटर होगा? प्रॉपर प्रोटेक्शन आपको दी जा रही है, प्रॉपर इस लेवल की प्रोटेक्शन तो कोई क्रिएटर ही होगा जिसने दी होगी, है ना। चलिए, टॉपिक समझ में आया? यूनिवर्स किसके बारे में बात करेंगे? एक और छोटा एग्जांपल दे देता हूँ आपको, फिर मैंने आपको सिलेबस डिस्कस करना है। हमारा जो टेम्परेचर है यहाँ पे अर्थ पे, वो 35 40, मतलब जनरली हम इंडियंस जो है, नॉर्थ इंडियंस, हमारा कंफर्टेबल टेम्परेचर होता है 29 28 के अराउंड। ठीक है। आपको जब आप रात को सोते भी हो ना, अगर आप एसी करते हो ना, 28 से कम करते हो, आपको आदत है कि गर्मियों में कम करके सोने की, आपको नींद आएगी बट कंफर्टेबल नींद नहीं आएगी। मतलब आप क्या करोगे, एसी कर दोगे 25 24 पे, उसका कंबल ले लोगे, फिर तो आप
मतलब बना रहे हो टेम्परेचर, आप फिर भी 28 डिग्री पे ही आपको कंफर्टेबल नींद आएगी। हम नॉर्थ इंडियंस के लिए 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सही होता है। नॉर्थ इंडियन इन द सेंस यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, ये वाला एरिया। अब पहाड़ों में चले जाओगे तो वहाँ पे टेम्परेचर का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है ना। तो वो कंफर्टेबल टेम्परेचर होता है जिसमें हम सो पाते हैं। जब आप ज़्यादा टेम्परेचर करते हो तो आपको नींद ढंग की नहीं आती, आपको नोटिस भी नहीं होगा, आपके दिमाग को पता होगा बार बार खुलेगी जो भी है। तो हमारे यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल इतना देखने को मिलता है जिसमें हम कंफर्टेबल जी लेते हैं। जो सन है ना हमारा, उसका टेम्परेचर कितना होगा आपको क्या लगता है? इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी पूरे सोलर सिस्टम के लिए। क्या टेम्परेचर हो सकता है उसका? 6-7 हज़ार डिग्री सेल्सियस। बस? कोई और बोलना चाहेगा? आप बताओ, नंबर दो। बहुत बहुत ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी बताओ जो आपको मतलब दिमाग में वैसे स्ट्राइक कर जाए। आप बताओ। नो आइडिया आपको? हम्म, आप बताओ। आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपसे उम्मीद ज्यादा है मुझे कि आप जवाब दोगे। 1000 ऑफ डिग्रीज, 5-6 हजार। देखो, आप लोग उसकी लोअर लिमिट तक पहुंच पाए हो, अपर लिमिट तक नहीं पहुंचे। हमारा जो सन है उसका सरफेस टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस है, 5500 डिग्री सेल्सियस। बट जो कोर है ना सन का, सेंटर ऑफ द अर्थ है, उसका टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सेंटर ऑफ द सन जो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। मिलियन, मिलियन। और आपको पता है जो सन का सरफेस टेम्परेचर है ना, वही सेम टेम्परेचर हमारी अर्थ पे भी है, बट हमारे अर्थ के सेंटर का, जो कोर ऑफ द अर्थ है, इट इज अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस। मतलब जितना जितना नीचे जाओगे उतना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था इसके ऊपर। क्वेश्चन अगर ऐसे पढ़ोगे जैसे मैं बता रहा हूँ तब याद नहीं रहेगा, बट इसके पीछे का लॉजिक समझोगे तो आ जाएगा। अगर मान लो आपको मैं यहाँ पे रखूँ, ऊपर से आपके ऊपर 500-600 किलो का वेट जो है वो रखना स्टार्ट करूँ, तो क्या लगता है, गर्मी लगेगी आपको? लगेगी ना? गर्मी तो पता नहीं, जिंदा रहेंगे ना तब पता लगेगा कि है कि नहीं है। बट गर्मी लगेगी आपको, दैट मीन्स जो ओवरलाइंग लेयर है ना आपके ऊपर, जो आपको प्रेशर दे रही है, उसकी वजह से आपको हीट मिल रही है। तो हमने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर रखी है, हमारी अर्थ के ऊपर प्रेशर होगा ना। अगर ना भी खड़ी करते तब भी प्रेशर था। हमें कई 1000 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है अर्थ के सेंटर में पहुंचने के लिए। तो उसके बीच में इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, लेयर्स हैं। मतलब टेम्परेचर डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है जितना जितना हम नीचे जा रहे हैं, है ना। तो इसलिए स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, बट उसमें एक स्टेटमेंट दी थी कि जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे जाते हैं क्या वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, स्टेबल रहता है, या डिक्रीज होता है। तो हमें क्या पता है, इंक्रीज होता है। रीजन भी हमें पता है क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि ओवरलाइंग लेयर्स का प्रेशर है। ठीक है, तो समझ गए। ये सन जो है उसका 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, एंड इट इज अ मिडिल साइज स्टार। बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, तो जो सबसे बड़ा होगा उसका कितना होगा, हम इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है। अब ये चीज क्लियर होगी यूनिवर्स के बारे में, क्या यूनिवर्स है, कितना उसका साइज है, कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, कितने कितने डिस्टेंस पे हो सकती है। ठीक है। अब आपकी लिखने की बारी है। मैं सिर्फ सिलेबस लिखवा रहा हूँ, आपको वैसे भी मिल जाएगा ये सिलेबस, मिल जाएगा, बट मैंने आपको पहली क्लास में कहा था सिलेबस लिखोगे तो ही याद रहेगा, और याद रहेगा तभी बुक में एग्जैक्टली वही चीज पढ़ पाओगे जो पढ़नी है। ठीक है। मैं सिर्फ आपको हेडिंग्स बताऊंगा टॉपिक की। उसके बाद जिस दिन मान लीजिए मैंने ओशिनोग्राफी स्टार्ट किया, तो उस दिन आपको बताएंगे कि ओशिनोग्राफी के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो लिखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस।
फिजिकल ज्योग्राफी, उसके अंदर आएगा आपका जियोमॉर्फोलॉजी। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ही सब टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी। जिसके अंदर है आपका ओरिजिन ऑफ अर्थ, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर, थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी, ISO, आइसोस्टेसी, STASY, ISOSTASY। उसके बाद है वेदरिंग एंड मास मूवमेंट, वेदरिंग एंड मास मूवमेंट। वोल्केनोज, अर्थक्विक, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, आगे लिखिए ओशियनोग्राफी, नेचर ऑफ द ओशंस, नेचर ऑफ ओशन, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ओशंस, marine sediments and deposits, man and ocean, climatology, origin, composition and structure of atmosphere, origin, composition and structure of atmosphere, atmospheric pressure and motion, local and seasonal winds, atmospheric pressure and motion, जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ये हो गया, चलो लिखना है तो लिख लो, हाँ लिख लो, जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, लोकल एंड सीजनल विंड्स, local and seasonal winds, atmospheric humidity and condensation, type of climates, इसके बाद आप लिखेंगे इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, इसमें लिखेंगे आप इकोलॉजिकल प्रोडक्शन, इकोलॉजिकल प्रोडक्शन एंड एनर्जी फ्लो, environmental degradation and pollution,
डिजास्टर मैनेजमेंट, ये नेक्स्ट है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट बस इतना ही छोड़ दो क्योंकि सारा ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी सिलेबस देखा आपने क्या क्या लिखा है, समझ में आया क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इसमें? स्टार्टिंग क्या लिखवाया मैंने आपको? हाँ, फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब होता है, ज्योग्राफी के अंदर जो आपका सबसे ज्यादा बोरिंग पार्ट रहेगा वो ओशनोग्राफी। ओशंस का अंदर क्या है ना, ओशंस ना ऑल ओवर द वर्ल्ड को कनेक्टेड वाटर, दैट मींस पैसिफिक ओशन, हर तरह का ओशन आपस में कनेक्टेड, जो पानी पैसिफिक पानी आपस में कनेक्टेड। अब ओशन के अंदर जो पानी होता है उसके अंदर सॉल्ट डिसॉल्व होता है बहुत ज्यादा। अगर किसी भी ओशन के अंदर जब सॉल्ट डिसॉल्व है उससे वहां के मैराइन इकोसिस्टम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। सॉल्ट हो जाएगा तो वहां पे जो वहां कम हो जाएगा तब भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ओशन है उसके अंदर जो प्लांट्स लगते हैं होती है वो नहीं मिल पाती। अगर ओशन के अंदर पानी बढ़ा दिया जाए तब डिपेंड करता है कि पानी कहां से आ रहा है। अगर पानी बढ़ा दिया जाए तब भी इफेक्ट पड़ता है, कम कर दिया जाए तो भी इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर की करना बात करो, ओशन वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उससे फर्क पड़ता है, डिक्रीज होता है तो उससे फर्क पड़ता है। ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, मतलब कि हाँ साइक्लोन्स वगैरह आएंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ये सब चीज देखने को मिलेगी। ये आपका ओशनोग्राफी के अंदर होता है। काफी चीजें हैं पढ़ने की, मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। उससे आगे क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी बड़ा बढ़िया टॉपिक है। क्लाइमेटोलॉजी मतलब सब कुछ जो आपके आसपास हो रहा है हवाओं के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, क्लाइमेटोलॉजी के अंदर आएगा। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्यों मॉनसून हमारे यहाँ पे आती है, उसके पीछे के रीजन क्या हो सकते हैं, सारा क्लाइमेटोलॉजी के अंदर आएगा। आपको पता है जब आपकी ये मॉनसून विंड्स आ रही होती है उससे कुछ टाइम पहले आपके यहाँ पे बारिश होती है, मॉनसून में बारिश देखने को मिलती है, या फिर सर्दियों में बारिश देखने को मिलती है। सर्दियों में बारिश होती है ना कभी कभी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं। दैट मींस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मतलब ये कि मेडिटेरेनियन सी है आपका भूमध्य सागर यूरोप में, यूरोप इंग्लैंड के पास, फ्रांस जर्मनी सबके पास वो जो मेडिटेरेनियन सी है वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होता है सर्दियों के टाइम पे, क्योंकि वो चारों तरफ से लैंड एरिया से कवर्ड है, वो कंसेप्ट अलग बताएंगे। तो वहां से जो विंड्स है वो राइज होती हैं और उसके बाद वो मूव करती हैं इंडिया की तरफ। तो जो सर्दी में आपके ऊपर पानी गिरेगा वो कहां से आ रहा है? यूरोप से आ रहा है वो पानी आपके ऊपर बारिश करने। तो ये आपको देखने को मिलता है। ये सारे कंसेप्ट जो है ना क्लाइमेट के आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इंडिया जो है ना एक डेवलपिंग कंट्री है। सो वी नीड, हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है? पानी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। कितनी हो गई अब? अनऑफिशियल फिगर कुछ इतना नहीं है, ऑफिशियल 130 था जब 2011 में सेंसस हुई थी। नहीं 121, 121 करोड़। हाँ मोदी जी कहते थे ना अपने भाषण में 121 करोड़ की जनसंख्या जब इस इलेक्शन थे 2014 में आई थी, तब 121 करोड़ था। अभी शायद इंक्रीज हो गया। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन और खाना उगाने के लिए हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए। इंडिया की इकोनॉमी में मॉनसून का बहुत अच्छा खासा रोल है और हम उसको अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएंगे जितना हम क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। तो क्लाइमेट इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा क्या? नेक्स्ट
एनवायरमेंटल ज्योग्राफी सबसे बढ़िया टॉपिक आज के टाइम पे जो हमें देखने को मिलता है। एनवायरमेंट के ऊपर आपको जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। इवन मैं यूं कहूँ कि हर चीज आज के टाइम पे एनवायरमेंट से कनेक्ट करती है, ठीक है। तो अगर मेथ्स के अंदर आपको क्वेश्चन आता है एनवायरमेंट से रिलेटेड तो इसी में से आएगा, जब हम पढ़ेंगे ना उसमें से आएगा। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल उसी पे फोकस किया जा रहा है। 21st सेंचुरी के अंदर बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, और आज का टेम्परेचर उसको कम करने की बात करते हैं। आज के टेम्परेचर के बारे में आपको एक चीज बताते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में आया था 18th में, तो उस टाइम पे जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर था ना, एवरेज इन द सेंस ये होता है कि हमारा नॉर्थ एंड साउथ पूरा जोड़ने का, ये अर्थ है, ऊपर का नॉर्थ नीचे का साउथ, तो ये वाला कुछ हिस्सा ऐसा है जहां पर कौन सा जोन है, पोलर जोन है, मतलब सारी चीजें जमी हुई है, ठीक है, बर्फ से पूरे साल जमी रहती है क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं पड़ती। तो इन एरियाज में जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, माइनस में ही रहेगा हमेशा। और ये वाला जो बीच का जोन है ये वो वाला एरिया है जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर सीधी लाइट पड़ती है सन की, पूरे साल सीधी पड़ती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। तो इन दोनों का अगर एवरेज निकाल के देखा जाए तो इसका एवरेज टेम्परेचर बनता है 12 डिग्री सेल्सियस, जो कि आज के टाइम पे नहीं है, 12 पॉइंट समथिंग, 12.5 ये एवरेज टेम्परेचर था इस टाइम पे इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। पर आज के टाइम पे बात करें ना तो 200-250 साल बाद की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो टेम्परेचर है एवरेज आपको हो गया 14 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर पूरी अर्थ का। अब देखा जाए तो कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, 1.5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, हाँ नंबर में कम नजर आता है बट एक्चुअली में बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। बताओ इससे क्या हो सकता है। अगर पूरी अर्थ का 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है एवरेज, दैट मींस द मेल्टिंग ऑफ द ओशन, सॉरी आइस जो है, आइसबर्ग या ग्लेशियर्स वो ज्यादा बढ़ गई है। ज्यादा बढ़ने की वजह से क्या होगा, वो सारी आइस पिघल के जो पहले पोलर एरिया पे जमी हुई थी वो कहाँ आएगा, पानी ओशंस में आएगा। ओशंस में पानी अगर ज्यादा आएगा तो उससे क्या होगा, कोस्टल एरिया डूब जाएंगे। मुंबई जैसे हमारा जो सिटी है, ऐसी कई सारी सिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है पानी के अंदर सबमर्ज हो जाएंगे। पानी के अंदर सबमर्ज होगी दैट मींस जो वहां के लोग हैं उनको वहां से मूव करना पड़ेगा किसी और जगह पे, अपना घर बार काम सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जो चीजें हैं वो सारी ह्यूमंस को इफेक्ट करती है, दैट्स व्हाई हम इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर कोई चीज हमें इफेक्ट ना करे तो हमें फर्क नहीं पड़ता। अभी ग्लोबल वार्मिंग वाला जो कंसेप्ट था वो हम इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर स्टडी ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एट द एंड इससे हमें प्रॉब्लम होने वाली है ना, तो इसलिए हम पढ़ते हैं। ये था आपका किसका, क्लाइमेट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, डिजास्टर मैनेजमेंट। आपको पता ही होगा ह्यूमंस एक्टिविटीज की वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसकी वजह से जो डिजास्टर है वो फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे आप लोगों का जो बर्थ है वो मेरे ख्याल से 2000 वाले होंगे आप सारे ना, कोई इससे पहले का तो नहीं है। तो दिक्कत ये है कि आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ पे जैसे पिछले साल बात करें चंडीगढ़ में, अगर आप लोग रहे होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि चंडीगढ़ के अंदर 3-4 दिनों के अंदर ही इतनी बारिश हो गई थी जितनी पूरी एक महीने के अंदर नहीं। अमाउंट ऑफ रेनफॉल जितना गिरा ना, मतलब पानी जितना गिरा बादलों से, वो तो नॉर्मल ही था जितना हर साल गिरता है। बट पहले क्या हो जाता था, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, साल महीने के हर दिन थोड़ी बारिश, इस दिन ऐसे। पिछले साल ऐसा हुआ था कि 3-4 दिनों के अंदर ही मैक्सिमम जो रेनफॉल है वो हो गई थी, बाकी का टाइम था वो ड्राई था। तो अगर एक ही जगह पर काफी ज्यादा पानी मतलब बारिश हो जाएगी तो उससे क्या होगा, जैसा पिछली बार चंडीगढ़ में हुआ था, रोड अंदर चलेगी, कई जगह गड्ढे पड़ गए, ठीक है। और चंडीगढ़ का एग्जांपल तो चलो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, आप इसके अलावा हिमाचल उत्तराखंड की बात करो, पंजाब की बात करो, हरियाणा की बात करो, सभी जगह पे पानी इतना ज्यादा हो गया था पिछले साल कि लोगों की फसलें भी खराब हो गई। और पंजाब हिमाचल की बात अगर करें तो हिमाचल में तो खास बात ये रही थी कि सरकार टूरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट करती है, टूरिज्म चाहिए। तो उनको पूरे साल के अंदर जितना प्रॉफिट हुआ था टूरिज्म से, उससे डबल नुकसान उनको कुछ दिनों के अंदर ही हो गया था। ये हुआ था, इसको बोलते हैं डिजास्टर। अभी जो डिजास्टर है ये फ्रिक्वेंटली होती जा रही है क्योंकि इंसान जो है इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करेगी,
हमें डेवलपमेंट तो करनी है, बट किस तरह से करनी है। एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, मेंस में आपसे पूछा जाएगा, डेवलपमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर जो इन्वायरमेंट है उसकी प्रोटेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पहले आप ये देखिए, क्या दोनों चीजें एक दूसरे से अपोजिट है? क्या डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन साथ साथ चल सकता है? चल सकता है? तो आपका आंसर यही होना चाहिए। लिखोगे तो इसके अंदर बहुत कुछ है, बट आपको क्वेश्चन का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। कई बार एग्जामिनर आपको जानबूझ के इस तरह से क्वेश्चन डालता है कि आप मजबूर हो जाओ कि भाई हमें किसी एक चीज को पकड़ना पड़ेगा। अब अगर आपने वहां पे कह दिया कि डेवलपमेंट होना चाहिए, इन्वायरमेंट हट जाए, तब भी आपका गलत आंसर, तब भी नंबर नहीं आएंगे। आप कहोगे भी इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करे, डेवलपमेंट छोड़ो, तब भी आपका आंसर गलत है। बैलेंस आंसर चाहिए हमें। हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें एग्जामिनर को बेवकूफ बनाना है, उसको यकीन दिलाना है कि हमें दोनों चीजों पे यकीन है कि हम डेवलपमेंट भी कर लेंगे साथ साथ में और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करेंगे। कर सकते हैं ना सर? मेरा मानना है ऐसा नहीं हो सकता, पर मैं लिख नहीं सकता ऐसा। आप भी नहीं लिख सकते ऐसा। क्या लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। आपका जो आंसर होना चाहिए वो बिल्कुल बैलेंस आंसर होना चाहिए, और वो लगना चाहिए कि बंदा समझदार है ना? जब आप ये कहोगे कि हमें डेवलपमेंट भी करनी है और इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट भी करना है, तो बंदे को लगेगा समझदार है, कुछ करेगा। ऐसा नहीं होगा। किसी जगह पे डेवलपमेंट करना चाहते हो, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आजकल इंडस्ट्री एरिया है, कहाँ? हाँ, बट वहां पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। यहाँ पर है, चंडीगढ़ से थोड़ी सी दूर जाके, बद्दी सुना है ना? हिमाचल का टाउन है, प्लेन एरिया पड़ता है, मतलब हिमाचल का ही हिस्सा है, बट प्लेन एरिया पड़ता है, बिल्कुल पंजाब हरियाणा के साथ बॉर्डर। वहां पर नियर बाय 2000-2500 के अराउंड कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है? वो मैन्युफैक्चर करते हैं मेनली फार्मास्यूटिकल्स, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें। हाँ, काफी चीजें करते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा, सरकार ने कहा, हिमाचल सरकार ने वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आए और उसके अंदर पैकेज दिया अच्छा खासा कंपनीज को कि आप हिमाचल में आएंगे, यहाँ पे कंपनी सेटअप करके हम आपको इलेक्ट्रिसिटी देंगे बहुत चीप, जिस रेट में हिमाचल में मिलती है कहीं नहीं मिलती। नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में ख्याल से कहीं नहीं मिलती, क्योंकि हिमाचल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो वो सस्ती दे सकते हैं। बात रही पानी की, तो नदियां बह रही है, पानी भी दे सकता है, पानी की भी कोई समस्या नहीं है। जमीन चाहिए थी प्लेन, तो वो एरिया था सरकार के पास प्लेन, उन्होंने कहा कि यहाँ लगाओ, कोई चक्कर नहीं। 2000 में कहते हैं, 2007 जब आप पैदा हुए, तो उस टाइम पे कंपनीज वहां पे आई और उन्होंने कंपनी लगाने स्टार्ट कर दी। सरकार ने कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके नहीं दिया, थोड़े बहुत रोड थे, दैट्स इट, उन्होंने कंपनियां लगाई वहां पे। अब वहां पे ये हालात है कि वहां का जो वाटर लेवल है वो डिक्रीज हो गया, जमीन के अंदर जो पानी है, और पानी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गया, पीने लायक नहीं बचा वहां पे। एयर की अगर बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी बहुत नीचे जा चुका है, एयर की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा गिर चुकी है। लोगों की अगर बात करें, सरकार को क्या था कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा या कुछ भी मिलेगा, और सरकार को रेवेन्यू आएगा। सरकार को रेवेन्यू आ रहा है, इसमें नो डाउट, कोई बात नहीं है, रेवेन्यू प्रॉपर आ रहा है, तो ज्यादा ही आ जाना चाहिए। बट वहां के जो लोग हैं उनको उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पिछले टाइम पे पहले वहां पे लोग खेतों में काम करते थे, तो जो खेतों से उनको पैसा आता था, मान लो छोटे किसान भी थे, तो महीने सीजन लगा दिया, मान लो 2-3 लाख रुपए बन गए, ठीक है? तो उतना ही पैसा आज वो कंपनी से भी कमा रहे हैं। अपनी जमीनों पे काम करना छोड़ दिया, छोटी छोटी जमीनें थी, बड़े जमींदार नहीं होते थे हिमाचल में, ठीक है? तो छोटे होते हैं, तो छोटी छोटी जमीनें थी, अब वहां पे कंपनी में लगे हुए हैं 10, 12, 15 हजार, वो कमा रहे हैं। उसी पैसे से वो राशन लेके आते हैं, खाते पीते हैं। तो इसमें कुछ डेवलपमेंट तो मुझे नजर नहीं है। जो आम आदमी था वो पहले भी उतना कमा रहा था, अभी भी उतना कमा रहा था, अभी भी कमा रहा है। वर्किंग आवर उतना ही है, सेम जितना अपने खेत में लगा था, बस फर्क इसमें था कि पहले अपनी मर्जी का मालिक था, अब कंपनी में है ना? सरकार को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, सरकार में मजे हैं, पर सरकार कर क्या रही है? वहां से पैसा उठा रही है, अलग अलग जगह पे लगा के हिमाचल में, बट उससे फायदा कोई नहीं हो रहा। टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है ना सरकार, आओ 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 टूरिज्म आओ, पर टूरिज्म से हो क्या रहा है? टूरिज्म के लिए उन्होंने क्या किया, कालका से शिमला तक का हाईवे बना दिया, उसको 4 लेन कर दिया। ये जो बीच वाले पहाड़ है ना, ये शिवालिक रेंजेस है, शिवालिक और मिड हिमालयन रेंजेस, हम इन्हें जो ये रेंजेस ऐसी हैं कि इनके अंदर बहुत सॉलिड पत्थर नहीं है, मिट्टी मिट्टी ज्यादा देखने को मिलती है, और मिट्टी को काट के हाईवे से 4 लेन कर दिया। पहाड़ रहेंगे स्टेबल? नहीं रहेंगे, वो गिरते हैं, हर बार गिरते हैं, कई लोगों की जान जाती है, कई लोग मरते हैं। सुना होगा आपने?
तो डेवलपमेंट तो हुई बट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन नहीं हुई, क्योंकि आपने पेड़ काट दिए, मतलब वहां के जो जंगल में रहने वाले जानवर थे उनका घर आपने छीन दिया ना, पेड़ पौधे वो खत्म हो गए, इकोलॉजिकल जो बैलेंस था वो डिस्टर्ब हो गया, तो साथ में तो नहीं हुई, बट हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, और कुछ पॉइंट था आपके पास इससे संबंधित? सारा कुछ मैसेज सुनना है, आप बताइए सुकृति, समझ में आया आपको कुछ? सोई नहीं आप कर रहा है? नींद आ गई थी आपको? अच्छा, पूरे लेक्चर को समराइज कर सकते हो आप 2 मिनट में? पूरा जैसा आपका मन करे वैसा बताओ। सर सबसे पहले तो सोलर सिस्टम के बारे में। हाँ जी। मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम को मिला के हमारी एक गैलेक्सी बनती है, उसको मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को मिला के एक ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स होता है एंड देन एक यूनिवर्स बनता है। और जैसे हम लोग को कुछ स्टार्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में होते हैं, उनकी जब लाइट जब तक हमारे अर्थ में पड़ती नहीं तब तक हमको दिखते ही नहीं। तो कई बार जो हम लोग को दिखता है यूनिवर्स में स्टार्स जो भी दिखते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे हो, अभी भी वो हम लोगों को लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से दिख सकता है। और आप एकमात्र पुरुष विद्यार्थी, बताओ कुछ ऐड करना चाहोगे? देखो, आज के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया, हमने 2-4 चीजें समझी है। हमने टॉपिक स्टार्ट करना था यूनिवर्स, ठीक है, तो हमने स्टार्ट कर दिया, बट यूनिवर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है। बेसिक इंट्रोडक्शन इसलिए क्योंकि कल को जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इतने डिस्टेंस पे चीज है, इतना टाइम लगा, इतना किलोमीटर है, तब आपको ये ना हो कि ये तो बहुत ज्यादा लिखवाया जा रहा है, इतना कहां से होगा। तो वो इसलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्स का साइज बहुत बड़ा है। हमने डिस्टेंस के बारे में बात की, साइज के बारे में बात की, टेम्परेचर की भी बात की, बिकॉज मैंने आपको सन का टेम्परेचर बताया। हाँ, तो वो आपके आइडिया के लिए, ताकि कल को जो हम टेम्परेचर के बारे में स्टडी करें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सच होगा भी नहीं होगा। ठीक है, यूनिवर्स का बेसिक सा आइडिया है। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया, हमने किया सिलेबस डिस्कस। ठीक है, ये सिलेबस आपके काम आएगा। मैंने आपको जनरली जो बेसिक सी चीज है वो लिखवा दिया, ताकि जब मैं पढ़ाऊं आपको तो आपको पता लगता रहे कि सर कहां कहां किस तरह से जा रहे पढ़ रहे हैं। बट ये जो सिलेबस है आपको डिटेल में भी सिलेबस लिखना पड़ेगा। मैंने इसमें बिल्कुल डिटेल में नहीं लिखवाया है आपको, मेन चीजें बताई है। जैसे प्लैनेटरी विंड्स मैंने आपको लिखवा दिया, प्लैनेटरी विंड्स के अंदर सब टॉपिक बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, वो नहीं मैंने आपको बताया, प्लैनेटरी विंड्स लिखवा दिया, बट वो भी हम साथ में करेंगे। जब हम पढ़ लेंगे तो हम सारा कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला कंसेप्ट। तो कल को जो हमारा ये पहला टॉपिक है ना, द यूनिवर्स वाला, इसको हम कंप्लीटली स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, विद फैक्ट्स और थ्योरी स्टडी करेंगे 2-4, क्योंकि जो आपका पेपर आएगा ना उसमें अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन बनता है तो वो थ्योरी से ही बनता है। क्योंकि अगर मान लो आप एसएससी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपसे पूछ लेते हैं कि भाई बताओ लाइट को पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है सन से अर्थ तक, या पूछ लेते हैं कि अर्थ का डायमीटर कितना है। बट प्रीलिम्स में आपको ये सवाल पूछेंगे, है ना? जब आप पेपर की तैयारी करते हो तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है हम किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन देख के पता लग जाना चाहिए। कई बार आता है ना, आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, मान लो आपने कई क्वेश्चन पढ़ा तो आप बोलोगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन जैसे पूछ रहे कि लाइट को पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो ये आपका क्वेश्चन ही नहीं है। वो तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, बट इसमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। 8 मिनट 20 सेकंड लिख लिख के ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका क्वेश्चन नहीं है, आपसे रीजन पूछा जाएगा कि अगर सन का टेम्परेचर है तो क्यों है, कौन सी गैसेज है और उन गैसेज में क्या होता है, इज इट अ न्यूक्लियर फ्यूजन या फिशन, कौन कौन सी गैसेज है, किस तरह से होगा, वो सब चीजें पूछ जाएंगे, बेस पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, बहुत ज्यादा फैक्ट्स पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, तो वो चीज हमने स्टडी की आज की, क्या क्या चीजें हम आगे बात करने वाले सिलेबस में। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन बताइए। टेम्परेचर बता रहा था, तो कोई आइडिया है कि किसने भेजा था?
वो एक आइडिया भी है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी है, मतलब सपोर्टिंग फैक्ट्स भी है उसके पीछे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको अर्थ का एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला कि अर्थ का जो कोर है ना, उसका टेम्परेचर जो है वो आपको 6000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड मिलेगा। अब अर्थ के कोर में कोई नहीं पहुंचा, क्योंकि पहुंच ही नहीं सकता, हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है जो अर्थ के अंदर तक चल रहा है। बट हम इसको मेजर ऐसे कर सकते हैं कि मान लो मैं सरफेस से यहाँ से नीचे की तरफ जो है होल करना स्टार्ट करूँ, तो मैं नोटिस करूंगा कि 5-10 किलोमीटर तक मैं गया कि टेम्परेचर में क्या वेरिएशन है। मैंने नोटिस किया कि स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर में तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसके बाद अगले जो 2 किलोमीटर में है उसमें टेम्परेचर डबल हो रहा है, उससे अगले 2 में जा रहा है तो ट्रिपल हो रहा है। तो मैं एक आइडिया यहाँ से ले सकता हूँ ना, तो फैक्ट ही है क्योंकि नीचे टेम्परेचर बढ़ रहा है, बट मैं वहां से कैलकुलेट करके निकाल सकता हूँ कि सेंटर ऑफ द जो अर्थ है वहां तक टेम्परेचर कितना होगा। और दूसरा, इसके अलावा अगर बात करें तो अर्थ के अंदर से बहुत सारी चीजें निकलती है, जब वोल्केनिक इरप्शन होती है ना, जैसे निकल के आती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैग्मा की मैं बात करूं, लावा मैग्मा जो अंदर से निकलता है, उसका जो पत्थर होता है ना, जो पत्थर उसको मेल्ट करने के लिए जो इनिशियल टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, जैसे पानी को इवेपोरेट होने के लिए चाहिए कितना, 100 डिग्री सेल्सियस है ना, तो पत्थर जो है उसको मेल्ट करने के लिए चाहिए होता है 1000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और 1000 डिग्री सेल्सियस पे पत्थर मेल्ट हो जाएगा, और हमारे जितने भी ये मैग्मा वगैरह है, ये सारा कुछ है ना, ये हमारी जो सेकंड लेयर है और जो फर्स्ट लेयर है आपकी, मतलब क्रस्ट और मेंटल, उसके बीच में हमें देखने को मिलता है। तो हमें इतना आइडिया है कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में 1000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर आता है, तो उस हिसाब से चीजें जो है वो समझ सकते हैं। मतलब अंदर तक तो कोई नहीं गया है, पहुंच नहीं सकते, बट हाँ हम कर सकते हैं। बात करें सन की, तो नासा का एक मिशन था, याद है किसी को? नासा का एक मिशन था, वो बिल्कुल सन के पास से गुजरा था, बिल्कुल सन के पास से, मतलब जो उसकी आउटर लेयर थी उसके पास से गुजरा था। तो ऐसा नहीं है कि अंदर तक कोई गया हो, बट वहां जाके जब सरफेस टेम्परेचर मेजर किया तो उन्होंने, उनके पास वो है, रिकॉर्ड में है कि यहाँ तक का टेम्परेचर कितना है। तो उसी से चीजें जो है आगे आइडिया लगाया जा सकता है कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम सन के नजदीक जा रहे हैं। एग्जैक्टली एक्यूरेट तो नहीं होगा, बट हाँ आइडिया है हमें कितना। और कुछ सर एक ना लेक के बारे में सुना था, उसका वाटर पिंक है, वाटर पिंक है या हाँ, उसमें assumption ये है कि, लेकिन बोल रहे हैं कि मेटाफोर कोई नहीं करता। देखो, लेक, ओशन या किसी भी वाटर बॉडी का कलर डिफरेंट हो सकता है। आप पिंक कह रहे हो, पिंक भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। बट इट टोटली डिपेंड्स कि वो जो वाटर बॉडी है उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है वो किस तरह के। एग्जांपल के तौर पे ग्रेट बैरियर रीफ नाम सुना है आपने? ग्रेट बैरियर रीफ, हाँ, कोरल, यस। ऑस्ट्रेलिया के पास ग्रेट बैरियर रीफ है, मतलब वो क्या है, वो कोरल रीफ्स है। कोरल रीफ्स क्या होते हैं? इट इज अ मैराइन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि वहां के इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। जैसे फिशेस होगी, उनका फूड भी वहीं पे मिलता है, उसी में, ठीक है, कोरल रीफ्स। तो ये जो कोरल रीफ्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। बट जब ये डेड हो रहे होते हैं या फिर ओशन का टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है जो कि इनकी लाइफ को खतरे में डालते हैं, तो ये अपना कलर चेंज करते हैं। हाँ, कोरल ब्लीचिंग उसे कहते हैं। तो नॉर्मली अगर देखेंगे आप इनको, किसी भी वीडियो में देखना, कोरल ब्लीच सर्च करोगे तो वो आपको दिखाएंगे रेड कलर में, अलग अलग कलर, मल्टी कलर में दिखाएंगे। बट जब ये डेड होते हैं तो इनका कलर ब्लैक कलर का या फिर ग्रे कलर का नजर आता है। तो जो इनका कलर होगा उसी सरफेस पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो जो इनका कलर होगा, मान लो ग्रे कलर का, तो आपको पूरे ओशन बॉडी जो है लेक है वो ग्रे कलर में नजर आएगा, है ना। तो ओशन के अंदर किस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कोरल का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोरल रीफ का कलर ग्रे हो जाता है तो आपको ओशन की या लेक की कोरल का ग्रे कलर की ही नजर आएगा। मेटेओर से कलर चेंज होगा। सर ने कहा था कि उसकी डेप्थ भी पता नहीं है अभी तक। हाँ, ऐसे बहुत सारे लेक हैं, हिमाचल में भी है, हिमाचल में कुल्लू में है। कौन सी लेक है? हाँ, हिमाचल कुल्लू में आई थी, मंडी के
हाँ, पराशर लेक है हिमाचल में। मंडी है कुल्लू में? मंडी में? ठीक है। तो पराशर लेक है मंडी के अंदर, वो बहुत ज्यादा हाइट पे है। तो उसका जो कहते हैं ऐसा कि उसकी डेप्थ जो है, जो बहुत सारे बुक्स के अंदर मेंशन है कि जो डेप्थ है उस लेक की कंफर्म, बट ऐसा नहीं है। हम करना चाहते तो कर सकते हैं। वो तो रिलीजियन एक्चुअली लेक है, उसके आसपास मंदिर है। कल को जाके आप कहोगे मैंने काम किया भाई, मरेंगे। तो बहुत सारे हैं, जैसे कि एक ट्रेंच है, मरियाना ट्रेंच, आपने नाम सुना होगा, वो ओशन के अंदर है। वो ओशन ओशन बेस का आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो, इस तरह का ओशन होता है। ये वाली वो जगह है जहां पर आपका पानी होता है, यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है। तो जहां तक आपका पानी आता है इसको बीच बोलते हैं। इस पानी से जब आप अंदर जाना स्टार्ट करोगे ना, तो कुछ लेवल तक जो है वो स्टार्ट आएगा, मतलब धीरे धीरे करके नीचे जा रहे होंगे। उसके बाद एकदम से नीचे गिरोगे। अब ये वाला जो नीचे लाइन ड्रॉ की दिख रही है ना, ये वाली जो लाइन ड्रॉ की ना, ये आपका ओशन बेसिन है। ओशन बेसिन मतलब बहुत बड़ा प्लेन एरिया। जैसे हमारे यहाँ पे प्लेन होते हैं ना क्रिकेट के मैदान, ओशन ओशन इतना ज्यादा प्लेन है, अगर वहां पानी ना होता तो बहुत बढ़िया क्रिकेट की फील्ड होती। और पूरा एरिया प्लेन ही प्लेन है। जहां पर जब आप जाओगे ना, ये ओशन बेसिन है, इसी के अंदर एक गहरा हिस्सा, ये वाला, मतलब इससे भी अंदर एक गहरा हिस्सा, उसको ट्रेंच बोलते हैं। मतलब ओशन है, सरफेस है, उसी के अंदर और गहरा चले जाए, उसको बोलते हैं ट्रेंच। ये मरीना ट्रेंच आपकी 9-10 किलोमीटर के अराउंड है। और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि नॉर्मली हमें सी के अदर पार्ट्स में नजर नहीं आते, क्योंकि जितनी ज्यादा डेप्थ पे जाओगे कुछ अलग ही नजर आएगा। आपको याद है एक थोड़े टाइम पहले वो हुआ था, ओशन के अंदर एक मिशन गया था, जिसमें क्या हुआ था कि वो एक शिप सी थी, उसके अंदर बैठ के गए थे और वो एक्सप्लोर हो गया था। टाइटैनिक के उनको देखने के लिए गए थे, है ना? क्या नाम था? जो भी है, वो जो चीज थी, सेल था, जो जब वो ओशन के अंदर अंदर जा रहा था, तो वो जो बंदे थे ना, उनको मरने के लिए 1 सेकंड का टाइम भी नहीं लगा। अब आपने शायद पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, वो जो चीज थी ना वो एक्सप्लोड नहीं हुई थी। एक्सप्लोड इन द सेंस जैसे गुब्बारा फटा रहे हो एकदम फट जाए, उसको एक्सप्लोजन बोलते हैं। वो इम्प्लोड हुई थी, मतलब कि यूं था वो पूरा जो भी था सेल था, विद इन अ सेकंड जो है वो पूरा स्क्वीज हो गया, श्रिंक हो गया, फटा नहीं, श्रिंक हो गया। अब वो श्रिंक किसके हुआ, क्यों हुआ? वाटर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। आप पानी के अंदर जाके देखिए, आपको पता लगेगा प्रेशर कितना। और वो इतनी ज्यादा डेप्थ पे गए थे, कई ज्यादा 100 आई थिंक, कई ज्यादा काफी ज्यादा किलोमीटर के डिस्टेंस पे नीचे गए थे। उसकी वजह से उनका जो शिप था उसके ऊपर प्रेशर था। वो तो बना था इसलिए, बट पता नहीं क्या रीजन रहा होगा। तो ओशन के अंदर बहुत ज्यादा गहराई में जाओगे तो वहां पे आपको मैराइन ऑर्गेनिजम्स नहीं मिलेंगे। ज्यादातर वो आपको ऊपर ऊपर ही नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमें सनलाइट और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उनको भी होती है। हाँ, बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जरूर है जो डेप्थ में भी नजर आते हैं। और कुछ ऐसे कैसे आप शुरुआत, आप कितनी क्लास होती है? नहीं सर, क्लास दो होती है, एक होगी पहले हिस्ट्री की, हिस्ट्री और मैं 2 ही क्लास रहा था। ये काम कर दिया सर, भी स्टार्ट हुई थी 1 हफ्ते बाद में। और बढ़िया है, आपको तो मतलब दिन के अंदर 3-4 क्लासेस आराम से लगाने की हिम्मत होनी चाहिए। सर तो हिस्ट्री पढ़ नहीं सर, सर हिस्ट्री मुश्किल बहुत है। हिस्ट्री मुश्किल है थोड़ी सी, मॉडर्न मॉडर्न का कॉमेडी कर रही मुश्किल, मॉडर्न मुश्किल है। नहीं सर, जो ये तुकड़े लगाते नहीं, हिस्ट्री थोड़ा सा वो लगती है, बट हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब हिस्ट्री को एज अ सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा तो मुश्किल रहेगी। पता, कैरेक्टर असाइन करके देखो, कैरेक्टर असाइन इन द सेंस बट बहुत बार करने पड़ेंगे। जैसे कि मान लो कोई भी आपका मुगल्स का चैप्टर स्टार्ट हो गया, तो अपने आप को वो राजा मान के चलो, ठीक है, मुगल एम्परर, उसके हिसाब से चीजें अरेंज करो कि मैं ये राजा हूँ, मैंने ये रखा हुआ है, रिलेट करके चलोगे तो थोड़ा फायदा होगा। ऐसे हिस्ट्री पढ़ना मुश्किल ही लगता है।
बट स्टार्टिंग में किसी भी चीज को मुश्किल मत बनाना, क्योंकि ये चीजें स्टार्टिंग में मुश्किल होगी तो धीरे धीरे करके ये आपके जहन में ही सेट हो जाएगी मुश्किल। ठीक है, जिस चीज से आपको लगता है ना कि ये मुश्किल है उसको छोड़ो फिलहाल के लिए। मतलब ऐसा नहीं मैं बोलूंगा, कहने का मतलब पढ़ रहे हो और लग रहा है कि बहुत ज्यादा बोरिंग है या फिर समझ में नहीं आ रही तो थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दो, दूसरा सब्जेक्ट उठाओ। ज्योग्राफी बोरिंग लग रही है, थोड़ी देर के लिए हिस्ट्री उठा लो, हिस्ट्री बोरिंग लग रही है तो पॉलिटी उठा लो, थोड़ा टाइम के लिए, दिमाग दूसरी साइड जाएगा, तो उसका दोबारा से कोशिश करो। और मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि किसी भी चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रेस देके मत पढ़ना, मतलब ऐसा मत करना कि भाई आज मैं पढ़ने बैठा हूँ ये वाला चैप्टर ये वाला टॉपिक तो आज में समझ आना ही चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप अपने दिमाग में जबरदस्ती का स्ट्रेस देना शुरू कर दोगे तो वो दिमाग को बोरिंग ही लगेगा, और वो बोरिंग लगेगा तो फिर आगे समझ नहीं आएगा। ऊपर ऊपर से पढ़ो, एक बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, चौथी बार, पांचवी बार, बता देना 4-5 किताबें 4-5 बार पढ़नी और लिखने के लिए, फिर पेपर क्लियर हो जाएगा। बस यही स्ट्रेटजी है, अगर ये फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली पेपर क्लियर हो जाएगा। अब वो देखना आपको है कि 4-5 किताबें कौन सी हो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो बताओ, नहीं है कुछ पता है आपको ज्योग्राफी के लिए? नहीं पता, चलो कोई धीरे धीरे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी किताबें। चलो हाँ, एनसीईआरटी आपने नहीं पढ़ी है तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, बेसिक है, मतलब वो पढ़नी ही पड़ेगी। एनसीईआरटी तो पढ़ी होगी ना? हाँ, पर फिर भी थोड़ा विजन तो चाहिए। सर वो उस टाइम पढ़ी है, अब सर मैच्योर हो। हाँ, उस टाइम पे आपको मुश्किल लगी होगी स्कूल टाइम में, अब पढ़ के देखना आपको यूं याद होगी कि ये तो क्या ही बात की है इसने, बच्चों वाली बात, बट आपका दिमाग डेवलप हो गया ना। तो एनसीईआरटी पढ़ना बेसिक आपको वहीं से आएगा, एनसीईआरटी आपको बेस बनाएगा और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, एटलीस्ट प्रीलिम्स में तो आते हैं, मेंस के बाद, ठीक है। कब तक रेडी हो जाएंगे एनसीईआरटी, कब तक पढ़ लोगे? साथ साथ पढ़ेंगे, नहीं हमारा ऊपर नीचे चलता रहेगा ना सर। एक मिनट मतलब जैसे आप शुरुआत करो, कौन सी क्लास से स्टार्ट करोगे? देखो ऐसा है 6th 7th 8th 9th सभी क्लासों में सेम ही टॉपिक रिपीट हो गया बार बार, बट पहला ये कि 6th में थोड़ा सा बताया, 7th में उसको थोड़ा और डिटेल में, 8th में और डिटेल में, ऐसा है। तो 6th का पढ़ना स्टार्ट करोगे, कर लो हाँ 9th 10th से स्टार्ट करो, 9th 10th प्लस 1 प्लस 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस 1 प्लस 2 पूरा फोकस करो, 9th 10th से स्टार्ट करो, बहुत बेसिक है, वहां से आपको समझ में जाएगा, उसके बाद प्लस 1 प्लस 2 ठीक है। और एनसीईआरटी एक दिन में ही हो सकती है, नॉट अ बिग डील, हो जाएगी, कोशिश करके देखना, फिर मैं सवाल पूछूंगा, समझ आया ना? हाँ, कोई भी डाउट होता है तो पूछा करो, चुप बन के मत बैठा करो, आप होने वाले ब्यूरोक्रेट हो तो आप लोगों को बोलना आना चाहिए, ठीक है। अब क्या आएगा, अभी तो कहाँ, अभी तो शुरुआत हुई है, ज्योग्राफी कई कई टॉपिक ऐसे हैं बच्चे सिर्फ अभी बैठे थे, क्या बात, कुछ समझ नहीं आया, कोई कोशिश करेंगे हमारा, टेस्टी भी नहीं और दूसरे वाले टेस्टी पर टेस्टी नहीं हुई सामान बहुत